चलिए, मुझको लगता है कि कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और काफ़ी सारी बातें हो पाई। तो बहुत कंक्लूडिंग बिल्कुल आप तक क्या पहुंचा जिससे आपकी ज़िंदगी में आप कोई बदलाव देखते हैं, है ना? उन चीज़ों को हम एक बार नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं और फिर आज की यात्रा शुरू करते हैं। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करें, चलें। तो सबसे पहले बात तो हमने ये सीखी कि हमारे पास समाधान और समृद्धि के साथ जीता हुआ परिवार होना चाहिए। वो हमारी आवश्यकता भी है और उद्देश्य भी, पर हमको इस बात का अभी तक पता नहीं। हाँ, और ये तो खैर कॉमन है कि सब लोग सुख के लिए तो यहाँ भी जीते हैं, पर वो सुख किस तरह से पाया जा सकता है, सुख है क्या, उसका पता नहीं था। सुख की परिभाषा दूसरी थी, तो वो थोड़ा जान पहचानने में आ रहा है। और आवश्यकताओं की पहचान और संबंधों का जो स्थायी आधार है वो हमारे पास नहीं, और हम ऐसे जिए जा रहे हैं जैसे कि एक शेर है कि जिंदगी तन्हा सफ़र की रात है, अपने अपने हौसले की बात है। तो ऐसे हम सब लोग जिए जा रहे हैं आराम से, और जो जहाँ पहुँच रहा है वो वहाँ पहुँच रहा है, और जो नहीं पहुँच रहा है वो भी नाखुश है, जो पहुँच रहा है वो भी नाखुश है। पूरी तरह खुश कोई नहीं है, और रिलेटिवली बहुत लोग ज़्यादा हैप्पी है, मैं उनमें से एक हूँ। बट फिर भी कमियाँ हैं, कमियों की कोई कमी नहीं है। अब ज़्यादातर जो हम लोग हैं वो साधन संपन्न दुखी दरिद्र लोगों में से हैं। बहुत बढ़िया। और साधन संपन्न सुखी समृद्ध होना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये तो हमने सीखा क्या बात कि अभी तक जो है वो दरिद्रता हटानी पड़ेगी और समृद्धि को उसकी जगह बिठाना पड़ेगा। पर संबंधों में तृप्ति और परिवार में समृद्धि होना चाहिए, ये अच्छी बात है, पर हो कैसे? और वो है क्या, ये भी दोनों में जटिलताएं हैं, जिसको कि सॉल्व करने की कोशिश हम पिछले 3 दिन से कर रहे हैं और ज़्यादातर उसमें सफल भी रहे हैं। अब इसके लिए अपनेपन का विस्तार होना चाहिए। वो देखने में आसान लगता है और कुछ दर्जों में ठीक भी लगता है कि जहां हम आसानी से कर सकते हैं, और कुछ सेक्शंस ज़िंदगी के ऐसे भी हैं जहां हमें लगता है कि यहाँ हम कैसे करेंगे, हमारे हाथ में तो है ही नहीं। अपने से जो सबॉर्डिनेट है उसको मैं ज़्यादा स्नेह से बात कर सकता हूँ और उनको अच्छे से ट्रीट कर सकता हूँ, उन पर विश्वास कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। और जो मेरे से बड़ा बॉस है वो अगर कुछ उल्टा सीधा करेगा तो मैं फिर कैसे स्नेह से काम करूँगा। तो थोड़ी विषमताएँ अभी हैं, जिनको दूर करने के बाद ही सब सारा कुछ आ पाएगा। एक ये हमने बहुत अच्छी बात सीखी कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हर मानव अलग है, हर मानव अलग है, हर आदमी में अपना देह है, अपना उसका नज़रिया है सोचने का, और अपना उसका उद्देश्य है ज़िंदगी में कहीं पहुंचने का। पर फिर पता लगता है कि एक्चुअली ऐसा है नहीं। जो ज़्यादातर हम सारे लोग हैं वो एक ही जर्नी के सारे पैसेंजर हैं, आगे पीछे हैं, कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे है, और हम सब ये सोच के जा रहे हैं कि हम अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, पर जा एक ही जगह रहे हैं रियली। और तो अगर हम ठीक से समझें तो बिल्कुल हम एक ही यात्रा के पैसेंजर हैं सारे, सब सुख की ओर ही बढ़ रहे हैं। और जब सही होते हैं तो सारे एक से ही होते हैं, जब गलती करते हैं तो अलग अलग करते हैं। वो हमारी अपनी पराकाष्ठा है और अब हम उस पर उसका निर्वाह हम अपने अपने वजूद के हिसाब से करते रहते हैं। अब ये सुख जो है फिर है क्या, लक्ष्य क्या है? तो प्रकृति में संतुलन को और प्रकृति की व्यवस्था को पहुंचाना, यही जीवन का लक्ष्य है। और इसको हम कई भागों में बांट के देख रहे हैं अभी, जो कल हमने प्रयास किया, मेरे ख्याल से आज भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पर है यही कि प्रकृति में संतुलन क्या है और व्यवस्था क्या है, अगर उसको हम अच्छी तरह समझ पाएँ तो फिर हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और वो आसान होता हुआ थोड़ा दिख रहा है, पूरी तरह नहीं, बहुत सारी समस्याएं अभी भी हैं। हम सबके जिज्ञासा में समस्याएं अभी भी हैं, पूरी तरह से गई नहीं हैं, और शायद समय लगेगा। इस सारा कोर्स होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ बदल जाएंगे, पर यह ज़रूर है कि इससे ये भरोसा थोड़ा होगा कि अगर हम इस राह पे चलते रहें और इस पर मेहनत करते रहें
थोड़ा और मटेरियल हमको मिले, हम इसको आत्मसात कर पाए अगर 2-3 महीनों में, तो थोड़ा कुछ राह मिलेगी अपनी तरफ से, जो कि आपके बनाई हुई नहीं होगी, आपके दिखाई हुई दिशा होगी, पर फिर हम उस पर अपने आप मनन करके अपने आप चलने का रास्ता निर्वाह हम कर सकते हैं। तो और इस सब को जो भी ये मानव लक्ष्य है, इस रूप में जिस रूप में हमने पहचाना है, इसको हम दूसरों तक पहुंचा पाए, यही शिक्षा का माध्यम है। और अगर हम ठीक से पहुंचा सकते हैं तो हम अच्छे शिक्षक हैं, ये हमने अब तक जाना है। क्या बात है। हाँ, नहीं, त्यागी सर ने तो सारा पूरा ही समेट दिया है। इसमें हमने चर्चा भी की और ये पाया कि यदि इसको बहुत छोटे में कंक्लूड करें, तो एक तो समझ आया कि जिंदा रहना और जीना दो अलग चीज़ें हैं, और दूसरा कि हम सीमित चीज़ों से असीमित को पाने का असफल प्रयास जन्म से अब तक करते रहे हैं, और शायद ये मौका नहीं मिलता तो करते ही रहते। मैं और उसमें संक्षेप में हमने यही पाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कुछ बोलिए बोलिए, माइक। मैं यहाँ से जो कैश इन हैंड लेकर के जा रहा हूँ 3 दिन के समय में, वो कुछ कैश क्रॉप लेकर के मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं स्वयं अपने ऊपर ही बात कर रहा हूँ और पूरे व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो 3 दिन में जो मैंने यहाँ लिया है वो ये लिया है कि अब भौतिक पदार्थों में मेरी रुचि आज के बाद लगभग खत्म। मोहभंग हो चुका नहीं है कुछ। देखिए, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन मैंने ये स्वीकृति कर। बहुत बढ़िया, बधाई हो। दूसरा, मुझे यहाँ अपने पर्सनल लाइफ में जो बहुत बड़ा गेन हुआ है वो ये है कि मैं स्वयं अपने परिवार में अपनी स्वीकृति प्राप्त कर लूँगा, ऐसा मुझे विश्वास हो गया। तीसरा जो कैश क्रॉप है मेरे पास, जो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, मैं पूरी व्यवस्था की तो बात नहीं करता, लेकिन जो मेरा इन्फ्लुएंस जोन है वहाँ मैं मानवीय आचार की व्यवस्था स्थापित करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। ये 3 कैश क्रॉप है, इनको कल्टीवेट करता रहूँगा, बढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मेरे मन में एक बात कल आई, मैंने प्रोफेसर त्यागी से भी डिस्कस करा कल, कि बायोलॉजिस्ट और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट क्या करते हैं आजकल, ग्राफ्टिंग करते हैं। हाँ। कि एक नीम का आम का पेड़ है, उसमें दूसरा आम का लगाया तो बहुत सारा आम होने लगा, बढ़ गया। हाँ। या नए नए बीज आए, या नीम के पेड़ पे आम, पता नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता, पर कोशिश अगर करें कि नीचे नीम है ऊपर आम है, क्या ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ माना जाए या आगे बढ़ने का एक तरीका माना जाए? ये मेरे मन में कल एक भाव। गुड। सब चीज़ों को जांचने का जो मापदंड है ना, वो एक ही है कि यदि उसकी परंपरा इस तरह बेहतर होती है कि वो सार्वभौम व्यवस्था के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो आपका सारा प्रयोग ठीक है। यदि उसकी परंपरा डिस्टर्ब होती है, जैसे जीएम सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, उस बीज से दोबारा पेड़ नहीं बनता है, तो आपने परंपरा डिस्टर्ब कर दिया। तो उसका गुण, उसका जो पोषक, अभी जैसे हमने क्वांटिटी बढ़ गई है, लेकिन उसमें नेट जो कंटेंट है, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम देते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू, है ना। पर एकड़ से उत्पादन का क्वांटिटी बढ़ गया है, पर न्यूट्रिटिव वैल्यू घट गया है। ये हमको नहीं चाहिए। तो व्यापारिक मानसिकता से किया गया छेड़छाड़ डिस्टर्ब करेगा, प्रकृति को समझकर किए गए प्रयास उसमें ऐड करेगा। तो परंपरा अल्टीमेटली क्या बोले, अल्टीमेटली हमको ये बोलना होगा कि कुल मिला के धरती पे 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं में एक साइक्लिक ऑर्डर है, एनरिचिंग है
और इसकी परंपरा है। आने वाली पीढ़ी को हमसे बेहतर पानी, हवा, मिट्टी, पर्यावरण, जीने के लिए परस्पर विश्वास, ऐसा हम चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो हमारे सारे प्रयास आने वाली पीढ़ी को समृद्धि और समाधान पूर्वक जीने के लिए अनुकूलता प्रदान करें और अल्टीमेटली चारों अवस्थाओं में संतुलन को प्रमाणित करें, यह उसका मापदंड होगा। सिंपल। अब हमारी बहुत सारी चीजें अपने आप हैंडल हो जाएंगी। अगर प्रोडक्शन के साथ साथ न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ी, हाँ, तो वो बिल्कुल ठीक है, वो निरंतर पैदा हो रहा है तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जेनेटिकली बना के भी ठीक है। हाँ, जेनेटिक्स में भी यदि आप कोई छेड़छाड़ करते हैं जिससे कि उसकी परंपरा डिस्टर्ब नहीं होती है, उसके गुण डिस्टर्ब नहीं होते हैं और उसकी परंपरा बनी रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने जर्सी गाय और इन तमाम चीज़ों में क्रॉस किया है ना, अब उसको यदि वापस छोड़ देते हैं तो वापस नॉर्मल पे आ जाता है। तो बेसिकली हमने मास बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा किया। नेचर में भी नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है ही है, उसी नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। और ये सर प्रयोग के बाद ही पता चलता है। समझ के साथ जब हम प्रयोग करेंगे तो प्रमाण तक जाएंगे, बिना समझ के करेंगे दुर्गति की तरफ जाएंगे। आगे इस पे और बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं चाहूँगा कि कल जब आप आए थे कुछ आपने इश्यूज उठाए थे, वो एड्रेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं, धीरे धीरे सब इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं। मैं जो 3 दिन की लास्ट 3 दिन की लर्निंग्स है, जो मैं उसको अपनी पिछली लर्निंग से भी रिलेट करके और कैसे मैं उसको आगे फ्यूचर में यूज़ कर सकती हूँ। परसों बृहस्पतिवार को जब मैं अपने ऑफिस में जाके बैठती हूँ, वो सारे कंटेक्स्ट में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। जो हमने ये एक साइक्लिकल चार्ट बनाया हुआ है, तो इस सभी को पढ़ने के लिए, जैसे पदार्थ जगत को जब हम पढ़ते हैं तो आपने बताया नेचुरल साइंस होगी, बॉटनी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, जूलॉजी हो गई, बायोलॉजी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, पोल साइंस हो गई, कॉस्मोलॉजी हो गई, जियोलॉजी हो गई, तो मुझे एक लाइफोलॉजी मिल गई। तो ये जो लाइफोलॉजी है, ये जो कंसेप्ट्स मिल रहे हैं, ये बहुत ही एनरिचिंग है। तो सबसे फर्स्ट लर्निंग तो ये है कि एक जीवन विद्या लाइफोलॉजी को हम लेके जा रहे हैं। दूसरा, जो 2 प्रश्न हमने किए कि पूरी मानव जाति के सामने 2 ही प्रश्न है, क्यों जिए और कैसे जिए। तो क्या चीज़ मानव को जीव जगत से या प्राण जगत से डिफ्रेंशिएट कर रही है? तो आपने बताया संस्कार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और इस चीज़ को हम स्पिरिचुअली भी, जो हमारा जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसमें हम यही पढ़ते हैं कि हर एक बंदा अपना एक प्रारब्ध, एक संस्कार लेकर धरती पर आता है। और जब हम क्यों जिए की बात करते हैं, तो आज तक जो हमने समझा है, जब हम एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो ये समझा है कि हम अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, उसको हमें भोगना है, उसमें प्लस माइनस कम से कम हो, इसलिए हमें निष्काम भाव से कर्म करना है और अल्टीमेटली जाके हमें उसी सोर्स में मिल जाना है। दैट इज़ प्रोसेस ऑफ आवर इवोल्यूशन। और उसमें हमारे जो भोग हो रहे हैं उसमें हम कम से कम संस्कार ऐड करें तो उतना ही हमारा लाइफ साइकिल कम होगा, एंड दैट विल बी अल्टीमेटली एनलाइटनमेंट, जो कि बुद्धा की एनलाइटनमेंट थी। और जब मैंने विपासना सीखा तो उसने वही हमें एक बताया टेक्निक कि किस तरीके से आप अपने संस्कारों को, नए संस्कार ऐड नहीं करो, कम से कम नए संस्कार ऐड करो और जो आपके पुराने संस्कार हैं उनकी उदीर्णा कर सको। तो वो तो एक हो गया स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट हो गया, जिसमें उन्होंने एक प्रोसेस सिखाया, आपको एक मेडिटेशन सिखाया। अब यहाँ पर मैंने इसको समझा कि ये जो संस्कार हैं ये आ कहाँ से रहे हैं, लेकर तो आ रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं। तो आने के 2 सोर्स आपने बताए कि हमारी जो कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है वो हमारे संस्कारों को जनरेट कर रही है। अब कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को मैं किस तरीके से यूज़ करूं कि मेरे कम से कम संस्कार जनरेट हों, तो इसको करने के लिए अब तो ये क्यों जीना तो डिफाइन हो गया कि अब ये है और मुझे इसमें कम से कम ऐड करने हैं। तो फिर मैं शिफ्ट हो गई कैसे जीना के कंसेप्ट पे। कैसे जीना पे अब मेरी जब ये कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता सार्वभौम सुख के लिए चली जाती है तो वो कैसे जीना सार्थक हो जाता है। क्योंकि गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, अगर वो मुझे आप समर्पित करके करते हो, उस भाव से करते हो, तो आप अपना प्लस माइनस अपने में ऐड नहीं कर रहे हो। तो व्हाट इज़ दैट कि मुझे समर्पित कर रहे हो, मुझे मतलब कि हर एक इंसान में वो एक भगवान है और उसको समर्पित करके करना मतलब उसके सुख के उसके सुख में सहयोगी बनना। तो इसका मतलब मैंने उसको समर्पित कर दिया। तो इसका जो एक हम लिटरल मीनिंग समझते थे, उसको अगर हम उसको अपने कर्म में उसके मीनिंग को समझें तो ये मीनिंग मुझे समझ आया
कि अगर मैं दूसरे के सुख में सहयोगी बनती हूँ तो मेरा कर्म निष्काम कर्म होता है। अब ये तो हो गया कि दूसरे के सुख में सहयोगी बनना, फिर अब होता है सुख क्या है, दूसरे का सुख क्या है या हमारा सुख क्या है। उसकी हमने एक डेफिनेशन दी कि स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। अब इस चीज़ को कि हाँ, अब दूसरे की स्वीकृति के भाव में कैसे मैं उसको स्वीकृति के भाव में जीने के लिए मैं कैसे सहयोगी बनूंगी और खुद कैसे स्वीकृति के भाव में जीऊंगी, तो इसके लिए क्या मेरा प्रोसेस होना चाहिए। बिल्कुल अल्टीमेटली इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ना, बिकॉज कंसेप्चुअली वी अंडरस्टैंड सो मैनी थिंग्स। हम किसी गुरु के भाषण में जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, हम सबको बहुत अच्छा लगता है, हाँ हाँ भैया ऐसा ही होना चाहिए। व्हेन वी आर बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ अगेन वी आर लिविंग द सेम लाइफ, बिकॉज हमारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कंडीशनिंग हो चुकी है, मे बी हमारे संस्कारों की वजह से हो चुकी है और मे बी आवर एनवायरनमेंट की वजह से हो चुकी है। उसमें हैबिचुअल लेवल पे अपने बिहेवियर में चेंज लेके आना इतना आसान नहीं है जितना यहाँ बैठकर आपसे बात करके लग रहा है। तब मैंने इसको कल जब हम अपने ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे तो इसमें हमने 1-2 क्वेश्चंस रेज किए इसी मैटर पे कि मान लीजिए मेरा बच्चा है, उसको पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। अब वट एवर बी द रीज़न दैट यू माइट बी सेइंग कि पढ़ने में सुख कहाँ है, बट फैक्ट ऑफ द रियलिटी आज ये है कि मैं चाहती हूँ थोड़ा बहुत पढ़ ले। उसको इंटरनेट या टीवी देख के सुख मिल रहा है, बहुत छोटा है, उसको जानकारी नहीं है कि ये सही है कि नहीं है। अब उसमें किस तरीके से मैं उसके सुख में स्वीकृति का भाव लेकर आ पाऊँ, वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। दूसरी बात है कि मान लीजिए कल मैं ऑफिस में अपनी चेयर पर जाकर बैठती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जिसमें से कुछ तो मैं अपनी इंटरवेंशन से सॉल्व कर सकती हूँ, उनको मैं अलग रख रही हूँ। कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जो फुलफिल नहीं किए जा सकते, जो डिमांड्स नहीं होनी चाहिए, तो उसमें मेरा रिस्पॉन्स किस तरीके से होना चाहिए कि अगले को भी बुरा ना लगे कि मैं उसके सुख में भागीदार नहीं बन रही हूँ और उसके सुख को उसको समझा सकूँ। वो समझने के लिए तो वो आया नहीं है, वो तो अपना या तो ट्रांसफ़र करवाने आया, या एडमिशन लेने के लिए आया है, या अपनी डीपी क्लोज करवाने के लिए आया, जो भी मतलब डिफरेंट जो भी हमारी नेचर ऑफ ड्यूटीज़ हैं। और तीसरे इश्यूज वो हैं जो वो अपनी जेन्युइन डिमांड्स लेके आया है, लेकिन मैं अपने कंस्ट्रेंट्स में उस डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताती हूँ। मेरे पास एक प्रिंसिपल आ रहा है, मैडम मेरे पास पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है, बच्चों को बिठाने के लिए डेस्क नहीं है, क्लासेस में बच्चों को बिठाने के लिए क्लासरूम्स नहीं है, और सैनिटेशन कराने के लिए स्वीपर्स नहीं है, और इसके बाद आप मेरी इंस्पेक्शन करने आ जाते हो, इंस्पेक्शन टीम आ जाती है, तो हाउ टू डिलीवर। अब आई अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम्स, बट एट द सेम टाइम मेरे पास इमीडिएट सॉल्यूशंस नहीं है, तो मैं किस तरीके से सुख में भागीदार बन सकती हूँ। और दूसरी बात है कि जो कई बार तो वो बोनाफाइड चीज़ें होंगी और कभी मेलाफाइड भी होंगी, तो हम सभी को उस स्वनियंत्रण की स्टेज में तो इमीडिएटली ले जा नहीं पाएंगे। आज मैं खुद थोड़ा सा इवॉल्व होके जा रही हूँ, बट जब कल जाऊँगी तो माहौल भी वही होगा, लोग भी वही होंगे, फाइलें भी वही होंगी। तो मेरा रिस्पॉन्स किस तरीके से प्रोसेस के रूप में इवॉल्व होगा कि मैं उस माहौल में इम्प्लीमेंट उसको कर पाऊंगी, ये मैं भी सोचने की कोशिश कर रही हूँ। शायद हो सकता है 2-3 दिन में मुझे कुछ मिल जाए, अभी तक तो अभी क्वेश्चन मार्क है। तो ये हो गया इसके बारे में। अच्छा, एक अगर आपको लगे मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो बोल दीजिएगा, मैंने बहुत सारा सोचा था इसलिए बहुत सारा लिखा है। हाँ। अब फिर जब हम बात करते हैं कि अच्छा, जब फिर मैंने भी इस क्वेश्चन का आंसर खुद से जब निकालने की कोशिश की, लिख रही हूँ तो साथ साथ दिमाग आंसर भी दे रहा है कि मुझे उसके सुख में सहयोगी बनने के लिए पहले तो भैया स्वयं पर विश्वास जनरेट करना है। तो अब स्वयं पर विश्वास क्या होता है? कल तक हम स्वयं पर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक अलग डेफिनेशन दे रहे थे, यहाँ पर आपने स्वयं पर विश्वास को एक अलग डेफिनेशन देने की कोशिश की है कि एक जिंदा रहने के स्तर पर मेरे को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, एक जीने के स्तर पर विश्वास होना चाहिए। जहाँ मैं जिंदा रहने के स्तर पर स्वयं पर विश्वास की बात करती हूँ तो वो स्किल सेट है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टर एजुकेशन हूँ, मुझे एक्ट नहीं पता, रूल्स नहीं पता है, सीसीएस कंडक्ट रूल्स नहीं पता है, डीपी नहीं पता है, तो वो मेरे पास स्वयं पर विश्वास आएगा ही नहीं, वो स्किल सेट नहीं है मेरे पास। जहाँ तक जीने के धरातल पर है तो वो मेरा माइंड सेट है, मेरी मानसिकता है। तो ये दोनों चीज़ों की
कॉम्पिटेंस मुझे लेकर आनी है, ठीक है। तो स्किल सेट को मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, मुझे करना है, वो मेरी कॉम्पिटेंस है, मतलब एक जनरल में बात है। नहीं है तो करना है तो है। अब अपनी जो मानसिकता के स्तर पे जो हमें अपना माइंडसेट इम्प्रूव करना है, उसके लिए हम आए हैं। अब उसको कितना हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, दैट इज़ द इशू। अब माइंडसेट को इम्प्रूव करने का आधार क्या होगा कि हम अपनेपन का विस्तार हो सके। एक ये टेक होम मिला कि जब वो एक कंसेप्ट है ना, तत्वमसि, मुझ में मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो, वो चीज़ के साथ शायद मैं अगर उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की कोशिश करूँगी तो शायद बेटर कर पाऊँगी। ऐसा इमीडिएट आंसर आया। पता नहीं ये आंसर कितना जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगी तो मैं उसको मैं मान पाऊँगी, मानते हुए कि भाई वो मैं नहीं लग रहा है, वो सोचने की बात है। इस एस्पेक्ट पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी जो व्यावहारिक रूप पे फील होता है। एंड आई वाज डिस्कसिंग इट लाइक आई थिंक विद विनय एंड रविंद्र ड्यूरिंग द वॉक, कि अक्सर जब ये डिस्कस करने लगे तो अक्सर माइंड में वो इंसिडेंट्स आए जब आप सामने वाले की भी बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते, चाहे वो मेरे घर में जो मेरा बच्चा नहीं, कुत्ता है लेकिन जिससे बहुत प्यार है, या वो somebody who's working for me है। तो अक्सर क्या होता है, you try to justify why a person in front of you is behaving in a particular way, and because you can sense why he or she is behaving in a particular way, तो आप ज़्यादा adjusting और accommodating होते हैं। आपको उसमें खुशी मिल रही है इसलिए आप accommodating। आई एम वेरी क्लियर कि मैं कोई इस भाव में नहीं हूँ, मतलब मुझे ये अच्छा लगा कि मैंने उसकी बात समझ रही, उसका बैकग्राउंड समझ रही, चाहे वो मेरी मेड हो, चाहे वो मेरा को-वर्कर हो, या चाहे वो मेरा सीनियर भी हो, तो मैं वो समझ करके, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम मोर अकोमोडेटिंग एंड आई एम बाय बीइंग मोर अकोमोडेटिंग इट्स माई ओन नेचर एंड देयरफॉर इट्स कंपैटिबिलिटी विथ माई नेचर, सो आई एम हैप्पी। पर फिर और लोग भी होते, तो दे ऑल्सो पॉइंट आउट द फैलेसीज एंड पीपल हु विश वेल फॉर मी, कि इफ़ यू आर गोइंग टू बी सो अकोमोडेटिंग, तुम्हें खुशी मिल रही है लेकिन एक व्यावहारिक तौर पे तुम ये ना कहो, पर एक तरह से तो बेवकूफ़ी बन रही हो। ये अक्सर मेरे साथ ज़िंदगी में कई बार हुआ है और कई लोगों ने लाइफ में हर बार करा है। अब हो सकता है मैं गलत इंटरप्रेट कर रही हूँ या सही, पर इससे उसका मेरी फ़िलॉसफी का एक कन्फर्मेशन आया है। अक्सर मैं वो फ़िलॉसफी नहीं भी अप्लाई करती हूँ, तो एवरीवन शुडंट थिंक कि आई एम अकोमोडेटिंग ऑल द टाइम, पर अक्सर मैं अप्लाई भी करती हूँ। और इस जो हमने डिस्कशन किया उससे मुझे सपोर्ट मिला कि शायद जो मैं कर रही थी वो ठीक ही था, पर फिर ये भी लगता है कि कई लोग व्यावहारिक तौर पे कहते हैं कि आप तो बेवकूफ़ बन रही हैं, तो वो भी एक सवाल आता है। अच्छा, दूसरा है कि जैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि जब तक स्वनियंत्रण की तरफ हमें बढ़ना है, जब तक स्वनियंत्रण नहीं है तब तक पर नियंत्रण है। और पर नियंत्रण में हमारी 3 चीज़ों की हमने बात की कि आप आस्था से, भय से, प्रलोभन से पर नियंत्रण करते हो। अब स्वनियंत्रण की तरफ आज मैं मतलब बड़ी फ्रैंकली बात कर रही हूँ कि जब मैं इसको अप्लाई करके देखती हूँ अपने प्रिंसिपल्स के कंटेक्स्ट में, कि मुझे पता है कि हम अपने प्रिंसिपल्स को हर साल इतने पैसे देते हैं, उसमें से हमारे 60-70% प्रिंसिपल्स भी शायद उसको जुडिशियसली यूज़ करते हैं कि नहीं करते, बट उनकी कुछ और तरीके से उस पैसे को यूज़ किया जाता है। अब उसमें अगर वो स्वनियंत्रण की तरफ, अब उसको मैं शिविर करा के ही पहुँचा सकती हूँ, जो कि पूरी आप सृष्टि में हर किसी को शिविर नहीं करा सकते या हर किसी को हर समय ज्ञान नहीं बांट सकते कि भैया ये सुख का, तुम्हारे सुख का ये आधार है, जबकि ये आधार होना चाहिए। तो उसमें किस तरीके से मैं अपने रिस्पॉन्स को नियंत्रित कर सकती हूँ कि सूनर और लेटर ही अंडरस्टैंड्स कि भैया जो तुम कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि हम हर किसी को शिविर कराने के लिए नहीं भेज सकते, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि उसमें हमारा जो कंडक्ट है, हमारा जो डीलिंग्स हैं, उसमें किस तरीके से कल मैं जब जाती हूँ तो उसमें अंतर आए। फिर जो चीज़ें थी कि आपने कहा कि मेरी योग्यता ही मेरा अधिकार है,
लेकिन हम अधिकारी हैं तो हमारे पद के भी अधिकार हैं। उसमें से हम में से बहुत लोग उसको अधिकार को बहुत अच्छे से और पब्लिक इंटरेस्ट में यूज़ करते हैं, जो एक हमारा वर्ड होता है, और हम में से ही बहुत लोग उस अधिकार को ठीक से यूज़ नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं। तो उसमें जो आपका पदाधिकार है और जिसमें योग्यता हो भी सकती है उसमें और नहीं भी हो सकती है, सो उस कंटेक्स्ट में उस अधिकार को आप किस तरीके से योग्यता से रिलेट करके मतलब उसको डीलिंग्स में लेके आओगे, वो एक क्वेश्चन हुआ कि मतलब ये सूत्र अपने आप में ठीक है लेकिन आज की व्यवस्था में शायद उसका कंटेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है। फिर दूसरी बात है कि एक जो बहुत बड़ी लर्निंग हुई और जो बिल्कुल आसानी से इम्प्लीमेंट की जा सकती है और बहुत अच्छे से आपने समझाई, वो थी कि नेचुरल रिसोर्सेज आर लाइक गिफ्ट टू अस। अब इस गिफ्ट को हम जब रिटर्न गिफ्ट करें तो अगर इससे बेटर करके नहीं कर सकें तो कम से कम वर्स करके तो ना करें अगली मैनकाइंड, मतलब अपनी फ्यूचर मैनकाइंड के लिए। तो एक बहुत बड़ी लर्निंग थी जो कि कल मैं अपने बच्चे को भी जाके समझा सकती हूँ कि भैया ये जो तू कागज़ वेस्ट कर रहा है ये तेरे मम्मी पापा खरीद पाए हैं इसलिए तुझे वेस्ट करने का अधिकार मिल गया, वो नहीं है। इस कागज़ के लिए हमने भी कुछ पेमेंट नहीं की है। मतलब मैं उसको एक बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके में जो वो उसको समझ आए वो उसको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। ये एक थ्योरी अपने आप में बहुत ही रिवीलिंग थी और बहुत ही अच्छी लगी। आई थिंक फॉर द टाइम बिंग दिस इज इनफ। आपको अपने साथ न्याय करने के लिए इधर ही आना पड़ेगा। दो लाइनें इनके बात पे कमेंट करना चाहूँगा। एक तो देखिए इशू ये है कि हम तुरंत 7 दिन में जा रहे हैं और क्या करेंगे, ये एक इशू है। उसमें आपको जो समझ में आएगा, जैसी आपकी स्थिति होगी आप करोगे। लेकिन मेरा कहना है कि ये 20 साल हैं किस बात के लिए, ये पूरा का पूरा शिक्षा विभाग है किस बात के लिए। तो अब ये समझ में आता है, देखिए 2 सेंटेंसेस में बोलता हूँ कि शिक्षा में मूल्यों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन एजुकेशन और एजुकेशन इन द लाइट ऑफ वैल्यूज, क्या ठीक है? शिक्षा में मत लिखिए, सुन लीजिए, है ना, नेचुरली। तो शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश होने की आवश्यकता है या मानवीय मूल्यों के प्रकाश में शिक्षा को होने की आवश्यकता है? जब हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो इसका इतना ही मतलब है कि यूनिवर्सली मानव के होने का कोई पर्पस है, जो उसके होने का पर्पस है वही उसका मूल्य है, वही उसकी उपयोगिता है, वही उसकी पहचान है, वही उसका सम्मान है, वही उसका ये लोक है, वही उसका परलोक है। उसको उसके जीने की उपयोगिता समझ में आ गए, स्किल वो पकड़ लेगा। हमारे यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं हम टीम के रूप में, जिस स्किल को हम प्रयोग कर रहे हैं वो स्किल हमने सीखा ही नहीं है, वो स्किल हम पीछे से नहीं लाए थे, हमारा इंटरेस्ट था इसलिए डेवलप कर लिया। और आप दुनिया का सर्वे कर लीजिए, जिन लोगों ने भी अपने फील्ड में आउटस्टैंडिंग काम किया है वो उन्होंने उसमें नहीं किया है जिसमें उन्होंने एजुकेशन पाई थी, है ना। कितने वो नेता हैं जिन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है? कितने लोग हैं जो मन पे काम कर रहे हैं और एमए साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी किया है? तो इस पढ़ाई को इस्तेमाल करके किसी ने सही अर्थों में कोई मौलिक काम किया हो, ये कह पाना, कोई नौकरी मिल गई उससे अपना घर चला लिया, ये अलग बात है। लेकिन कोई मौलिक काम कोई क्रिएट किया हो कुछ, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि पूरी सरकार और पूरा समाज और पूरी धरती का एक एक आदमी के लिए हमारा मुख्य काम योग्य लोगों का, दुनिया का सबसे बड़ा काम आदमी बनना, आदमी बनाना। आप फाइलों पे मत लिखिए, आदमी पे लिख दीजिए। एक बार आदमी पे लिख दिया तो फाइल पे वो लिखता रहेगा। हम आदमी पे नहीं लिख रहे हैं इसलिए फाइल पे इतना लिखने की जरूरत पड़ रही है। हम आदमी पे भरोसा नहीं कर पाए इसलिए इतने स्ट्रक्चर्स, इतने कागज, इतना विजिलेंस, इतना मॉनिटरिंग, इतना सब बीच में लाना पड़ रहा है। है ना, है ना। हम खुद को, जो स्वयं के प्रति विश्वास नहीं करता वो दूसरों पे शासन करके अपने प्रति उस हीनता को भरने का प्रयास करता है ना। जो दूसरों से प्यार करता है ना, उसका मोटिवेशन ही इतना स्ट्रांग रहता है कि आदमी उसके लिए खुद तन मन धन बिछा देने को तैयार रहता है।
और जब स्वेच्छा से कोई आपके लिए तन मन धन बिछा देता है, वो आपके लिए नहीं बिछाया, वो किसी श्रेष्ठ आचरण के लिए बिछाया है। उसी आदमी के बारे में कल पता चलता है कि ये तो रात को कुछ दारू पीता है, कुछ गलत काम करता है या कुछ अनैतिक चीज़ों में लिप्त है, हमारी सारी श्रद्धा उसके लिए खत्म हो जाती है। तो हमारा श्रेष्ठता, हमारा सर किसी व्यक्ति के प्रति नहीं झुकता है, किसी आचरण के साथ झुकता है। और आचरण अपने आप में ज्ञान का स्वरूप है। आचरण अपने आप में आचरण अपने आप में ये शरीर नहीं है। आचरण अपने आप में ज्ञान का अभिव्यक्ति है। ज्ञान तो मानव का इष्ट ज्ञान है। मानव का जो इष्ट है, इष्ट समझते, इष्ट मतलब जिसको हमको प्राप्त करना है, ध्येय है ना। तो मानव का इष्ट ज्ञान है। यह ज्ञान ही मानव से एक निश्चित आचरण के स्वरूप में व्यक्त होता है। तो मुझको तो एक ही बात समझ में आती है, आपका इतना सारा बजट, आपकी पूरे समाज की, केवल सरकार का ही नहीं बजट, एक परिवार का बजट, परिवार की सारी मेहनत, सरकार का सारा बजट, पूरे विश्व का सारा बजट, पूरे विश्व के सारे समाज और सारी संस्थाएं और सारी मेहनत, कोल्लू का बैल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यूएनओ है कि, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी उतना ही है। तो एक बात समझ में आया कि सारा प्रयासों को, यदि मेरा बस चले तो मैं तो सारे प्रयासों को बंद करवा के, मैं तो कई सारे डिपार्टमेंट्स को बंद करवा देना चाहता हूं। उसका प्रैक्टिकली कोई फायदा किसी को नहीं मिल रहा है। जितना बजट है ना, और जितने लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके नाम भेज दो। है ना। आप यदि अपने ऑफिस में एक दिन केवल इस बात पे चलाएंगे कि मैं आदमी बनाने का काम ही करूंगी, और जिनको आना आ जाओ, इस दिन कोई ऑफिस की बात नहीं होगी, कोई फाइल की बात नहीं होगी, हम आदमी क्रिएट करेंगे। आप में से हर व्यक्ति एक दिन केवल आदमी क्रिएट करेगा, और जिनका मन है, जिनका आदमी बनने का मन है, वही आना। उसमें कुछ लोग दूसरे उद्देश्य से भी आएंगे, चलो इस बहाने थोड़ा लिंक बन जाएंगे, ऐसा भी होगा, कोई बात नहीं। ऐसे भी लोग यहाँ आते हैं, उनको बात छू जाती है, उसके बाद वो कहीं और रास्ता पकड़ लेता है, नहीं अब तो मैं और दूसरा रास्ता पकड़ता हूँ। तो मुझको लगता है कि जितनी मेहनत हमने इन फाइलों के साथ की है, जितनी मेहनत हमने आदमी को हाँकने में की है ना, हाँक ही रहे ना, और हाँकते समय हम थक जाते हैं। भाई काम मत हो यार, छोड़ पड़े इतना। हाँ, ऐसा लगता है कि मैं खुद ही कर दूं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो मैं जो आपकी बात पे कमेंट करना चाहता था वो ये कि आप सोचते हैं कि हम बेवकूफ़ियाँ पढ़ाते रहें, साथ में थोड़ी सी वैल्यूज़ दे दें, ये नहीं चलेगा। जो हम चला रहे हैं वो आउटराइटली अधूरा है, आउटराइटली उसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, वो हमारी मजबूरी थी। वो भय प्रलोभन आस्था हमारी मजबूरी है। जब भी हम दूसरे को भय प्रलोभन आस्था से नियंत्रित करते हैं, हम खुद दबाव में रहते हैं, सामने वाला भी दबाव में होता है। तो भय प्रलोभन आस्था से चलते हुए सारे सिस्टम हमारी मजबूरी थे। आज हमको एक नया रास्ता मिला है, तो नए रास्ते को पूरा पूरा समझना होगा, पूरा पूरा जमीन पे उतारना होगा, या पुराने वाले में उसको कुछ कुछ जोड़ना होगा? नहीं तो गलत हो जाएगा। कुछ नहीं निकलने वाला इससे कुछ नहीं निकलने वाला है। इसलिए देखिए, हम बहुत साफ साफ बात कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं सरकारों के साथ काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपके आसान नहीं है। आपका इतने साल, वो पक्षी पिंजरे में रहता है ना, पिंजरा खोल भी दे तो नहीं उड़ता है। हालत ये है, सारी जिंदगी आदेश निर्देश पे मैंने यहाँ जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि हमारा सबसे टफ नट जो है परा प्रिंसिपल है। जैसी उसकी एज 50 होती है, उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब वो शिक्षा विभाग के बारे में सोच ही नहीं रहा है, वो रिटायरमेंट और उसके बाद की ज़िंदगी के बारे में सोच रहा है। शिक्षा विभाग उसकी पिक्चर से ही गायब हो गया है, ऐसा उनका कमेंट था, मैं नहीं जानता। आप इनके साथ कुछ कर सकते हो क्या करें? बोले चलो इनके साथ एक शिविर कर सकते हैं। मैं करें 3000 प्रिंसिपल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिविर किया। वो बजट आ गया था, बोले इसका करें क्या? बोले चलो ऐसे ही करते हैं, कुछ तो अच्छा होगा, नहीं तो ऐसे ही बेकार जाने वाला है। भाई साहब, कितने सारे प्रिंसिपल्स ने कहा सर सारी जिंदगी शिक्षा का कोई काम नहीं किया है, आदेश निर्देश का पालन किया है, हमने शिक्षा का काम नहीं किया है।
और हमको ये अपराध बोध होता है कि सारी ज़िंदगी हमने एक सैलरी एक सरकार के साथ काम करके जिन बच्चों के लिए हमारा दायित्व था वही भर नहीं निभाया, बाकी सब किया है। इतना कागज अब बनाने के लिए बोल रहे हैं नीचे वालों को, वो कागज बनाएं कि वो जिस काम के लिए लगे हैं वो काम करें। इतनी रिपोर्टिंग, इतना कागज, ऐसी है कि हम लोग को, हम उस दिन बैठ के जवाब बना रहे थे परफॉर्मेंस ऑडिट का, ये सब मिड डे मील कर चुके हैं। हम दोनों जवाब बना रहे थे कि हमने और कागज क्यों नहीं बनाए, वो पूछ रहे मुझसे कि हमने और कागज क्यों नहीं बनाए। टीचर्स का भी ये तो हम परफॉर्मेंस ऑडिट में जवाब ये बना रहे थे, जो दबाव अधिकारियों पर है वो दबाव हमारे टीचर पर है। तो आशा की किरण केवल इतनी जगी है कि भाई सेक्रेटरी एजुकेशन है, डायरेक्टर एजुकेशन है। हाँ जी नमस्कार, पीछे वालों नमस्कार, आपकी चर्चा कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सेक्रेटरी एजुकेशन है, डायरेक्टर एजुकेशन है, वाइस चांसलर हैं, आपकी नहीं जिम्मेदार। आप उन जगह में बैठे हैं जहाँ वो छुट्टियाँ पकड़ के बैठे हैं, ठीक है ना। और बाकी लोग सब और भी लोग जिनको मैं नहीं जानता, और भी बहुत सारे लोग यहाँ जिम्मेदार बैठे ही हैं। संयोग ये है कि मंत्री एक डिप्टी सीएम की हैसियत से भी बैठे हैं। आज चाहे तो कुछ हो सकता है। कितनी जिंदगियां खत्म हो गई इन फाइलों में, और कितनी जिंदगियां हमने खत्म कर दी, क्योंकि हम तो पूरे के पूरे समाज के लिए रोल मॉडल हैं। हम तो रोल मॉडल है ना। हमारी जब लाल बत्ती की गाड़ी सनसनाती हुई निकलती है ना, वो रोड पे थोड़ी चलती है, कितने लोगों की छाती से गुजर के जाती है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में वो IAS बनना था और नहीं बन सके, सारी जिंदगी उसी में कट गई। लोग पूछते हैं कि तुम हमेशा लाल बत्ती की गाड़ी में चलती हो, तो मैं कहती हूँ मैं चलती नहीं हूँ और मैं चलना चाहती भी नहीं हूँ, बिकॉज़ इट इन्वेड्स माय प्राइवेसी। ठीक, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भैया इस देश में हम आज़ाद हो गए हैं, 70 साल हो गए, अब तो ज़िंदगी दे दो। और यदि हमको कोई रास्ता पता नहीं था, चलो भाई रास्ता पता नहीं है, अब तो ऐसा है, अब लाइफ ज़्यादा मुश्किल हो गई, रास्ता पता चल गया, नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। और देखिए अच्छी बात ये है हमारी तरफ से कोई बजट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप अपना दाना चावल ले आओ, बना लो, खा लो, हमको एक पैसा मत दो। जितनी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, DVDs हैं, सब कॉपी लेफ्ट हैं, कॉपी करते जाओ, यूज़ करते जाओ, हमको एक पैसा नहीं चाहिए। कुछ उद्धार हो जाए, इन्हीं आँखों से कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, इस शरीर यात्रा छोड़ते समय शांति से जाएं यार, मज़ा आ गया। अच्छा ये बताइए, तो आप वापस जाके कह सकते हैं ना कि मैं बेवकूफ नहीं बन रही हूँ। देखिए आप जो बात कह रहे थे ना, मैं उस पर कमेंट करना चाहता हूँ। जब मैं जॉब छोड़ के निकला तो अक्सर मैं खुद पे शंका करता था कि मैं ही गलत तो नहीं हूँ, ये सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं। मैं 6 महीना इस डिलेमा में रहा हूँ कि मेरा मानसिक संतुलन तो खराब नहीं हो गया है, मैं पागल वागल तो नहीं हो रहा हूँ। सीरियसली, मैं सीरियसली इस बात को सोचने लगा था कि मेरा कोई स्क्रू लूज हो गया है, ये सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते, मैं ही अकेला ठीक हो सकता हूँ, ऐसा कैसे होगा। तो मैं अपने पे, वो बोलते ना डूबते को तिनके का सहारा, तो मैं तिनके ढूंढता था कि मुझको भी खड़े होने की ज़मीन मिल जाए। कुछ किताबें पढ़ी, कुछ कहीं कहीं से पढ़ के मिलता, नहीं यार मैं गलत नहीं हूँ, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास स्व मूल्यांकन करने का यूनिवर्सल आधार ही नहीं है। कोई कह देता है तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, ओहो तो आज का दिन ठीक गुजर गया, नहीं तुम तो एकदम बेकार हो, तो आज का दिन बेकार हो गया। तो मेरा रिमोट कंट्रोल तो हमेशा किसी दूसरे के पास है। तुम बहुत अच्छे हो, अच्छा मैं अच्छा हूँ, तुम गधे हो, अच्छा मैं गधा हूँ, है ना। तो अब आप क्या कहते हो, मैं इससे प्रभावित नहीं हूँ। मैं स्व मूल्यांकन कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास अब वो आधार मिल गए कि एक आदमी, एक मानव का सार्वभौम मानवीय आचरण क्या होता है, और मैं उसके कितना नज़दीक हूँ, मैं उससे कितना दूर हूँ। मैं उससे कितना नज़दीक हूँ, एक बार ये मुझको समझ में आ गया, फिर मुझ पे शंका नहीं होती है। जो इस तरह की बातें करता है उसके ऊपर दया आती है, कोई बात नहीं, बच्चा है। मैं सही आचरण के साथ होता हूं तो मेरा सही आचरण मुझको सुख देता है, सामने वाला सुख नहीं देता है।
बस अब आपको ये भरोसा हो जाए कि यही सही आचरण है, यही स्वयं के प्रति विश्वास है। तो मेरा ये कहना है भैया कि आपको अपनी फाइलें चलाइए 5 दिन, एक दिन आदमी को चलाइए और जम के चलाइए, आप देखेंगे फाइलों का लोड कम होते जाएगा। और फिर सबके लिए चलाना पड़ेगा, और सबसे अधिक इस बात की जरूरत ब्यूरोक्रेसी और नेताओं को है। सबसे पहले इनको समझने की जरूरत है, क्योंकि यही सारे संसार पे वजन डाले हुए हैं, है ना। और ये तो हमने आपको तो हमने वो क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड इंटेलिजेंट लोग माना है घोषित रूप से। तो यदि जो घोषित रूप से देश में प्रतिभाशाली संपन्न वर्ग है, यदि वो आदमी बनाने का काम नहीं करेगा, वो आदमी मिटाने का काम करेगा, ये नेता पूरे देश के सामने शपथ लेता है कि मैं देश के लिए, समाज के लिए अच्छा करूंगा, अभी गाली कौन खाएगा? गाली वही खाएगा जिसने शपथ ली है। आम आदमी तो शपथ नहीं लिया था मैं देश का उद्धार करूंगा। तो मेरा विनम्र निवेदन ये है, इस इनपुट को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बाकी सारी चीजें स्वयं स्फूर्त हैंडल होते जाएंगी, है ना। हमने इस इनपुट को नहीं बढ़ाया है, इसलिए बाकी चीजों का अंबार लगा हुआ है, उसको हैंडल करने की जरूरत है। फाइनली जो कल शाम हमने चर्चा की है, उससे क्या मैसेज पहुंच रहा है? तो हमने मानव के बारे चर्चा की। मानव के बारे चर्चा करके समझ में आया कि एक उसकी भौतिक आवश्यकता है, दूसरी उसकी कैसी है, भाव की या मानसिक आवश्यकता है। भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है, भाव की आवश्यकता मन के लिए है ना, या सही अर्थों में मेरे लिए है। ये शरीर की आवश्यकता सुविधा है, मन की आवश्यकता समाधान है। ये उत्पादन पूर्वक ही मिलता है, ये समझ पूर्वक ही मिलता है। कुल इतना एजुकेशन है। तो पैसे से वस्तु मिलती है? पैसे से भी नहीं मिलती। किसी ने उत्पादन किया है इसलिए मिल जाती है। कितना फर्क है इसमें? आप 1 क्विंटल डॉलर लेके बैठे रहो, हुआ था ना रशिया में जब इकोनॉमी डाउन हुई थी, कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि किसी ने उत्पादन किया है इसलिए कोई चीज उपलब्ध हुई है। तो पैसे से वस्तुएं नहीं मिलती, उत्पादन से मिलती हैं, और श्रम पूर्वक ही उत्पादन होता है ना। हमारे बच्चों को क्या लगता है? सब कुछ पैसे से मिलता है और मॉल में मिलता है, बस 2 ही रिलेशन है, पैसा और मॉल। हाँ, अब कभी बेचारे ने गाय देखी हो तो पता हो। ठीक, तो यदि ये क्लैरिटी हमारी बनेगी कि पैसे से कुछ नहीं मिलता है, किसी ने श्रम पूर्वक उत्पादन किया है इसलिए मिलता है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन होगा? पैसा इंपॉर्टेंट होगा कि श्रम पूर्वक उत्पादन महत्वपूर्ण होगा? हम पैसे का सम्मान करेंगे कि श्रम पूर्वक उत्पादन करने वाले का सम्मान करेंगे? हम सभी पढ़े लिखे लोग नॉन प्रोडक्टिव काम में लगे हैं, और श्रम करने वाले के श्रम का शोषण करना ही हमारी योग्यता है। सुनने में खराब लगता है, पर शांति से सोचेंगे इधर ही जाते हैं। एक आदमी खेत में काम करता है, फसल उगती है, अनाज निकल के आ जाता है। हमारे करने से क्या निकला ये बता दो? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। उससे इतना हुआ कि आदमी के भीतर संग्रह करने की भूख बढ़ गई, वो समाज के लिए, प्रकृति के लिए बोझ हो गया और उत्पादन से छूट गया। गांव में जितने लोग पान ठेले पे मिलेंगे वो सब वो हैं जो थोड़ा सा पढ़ लिए हैं। जो अनपढ़ है वो खेत में मेहनत करता मिलेगा, और जो थोड़ा सा पढ़ लिया वो पान की दुकान पे खड़े होकर पॉलिटिक्स करता हुआ, नशा करता हुआ और नशा कराता हुआ मिलेगा।
कोई अशिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हो, मिलेगा? अशिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हो, कहीं नहीं मिलेगा। आप जॉब निकाल दीजिए। स्कूल के लिए रिक्शे वाले के लिए एडवर्टीजमेंट निकालिए और टीचर के लिए एडवर्टीजमेंट निकालिए। और सैलरी किसकी ज़्यादा? प्राइवेट स्कूल में यदि देखेंगे तो रिक्शे वाले की सैलरी ज़्यादा, टीचर की सैलरी कम। रिक्शे वाले के लिए 2 ही आदमी आएगा और अपनी शर्तों पे कहेगा इतना समय खाली है बस, और टीचर के लिए ओ लंबी लाइन लगी रहेगी 2000 रुपए के लिए, 4000 रुपए के लिए। मैंने देखा है छोटे जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जैसे स्कूल जो चलता है उधर जो आया है शी इज ड्राइंग मोर देन बिल्कुल। तो डिमांड एंड सप्लाई है। जब टीचर ज़्यादा मिलेगा तो हम कम पैसे पे रख लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना? तो ये तो वहाँ भी प्रूव हो रहा है। इसका मतलब है हमारे काम की प्रोडक्टिविटी नहीं है, हमारी उपयोगिता नहीं है संसार में। तो ये तो इस समाज का इग्नोरेंस है, ये तो इस समाज का इग्नोरेंस है कि हम सब मोटी हम सब पढ़े लिखे लोग मोटी सैलरीज पाके जो हम बनाते हैं उसकी कीमत इतनी तय करते हैं कि हमारे घरों में एसी और गाड़ियां मेंटेन हो जाए। जो वो बनाता है उसकी कीमत इतनी कम रखते हैं ताकि उसके शरीर पे ठीक से कपड़ा भी ना आए।